हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की इस क्लास में हम फिर से जो है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। टोटल 30 एमसीक्यूज इस वीडियो में होने वाले हैं, जो कि आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। एक तो पहली चीज, जो एग्जाम है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है। आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया गया है कि यूजुअली जो एग्जाम है वो 10 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच में शेड्यूल है। यानी कि अगर आप देखें तो टोटल आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ, पूरा का पूरा अगर आप आज देखिए जो है जो भी डेट है, तो 1 महीने टोटल टाइम आपके पास है। क्योंकि जो है हो सकता है, उन्होंने कहा है 10 से 17 के बीच में, तो किस दिन आपका एग्जाम लग जाए कोई भरोसा नहीं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं और जो है देखते हैं क्या हमारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लिटरेचर के। तो सबसे पहले आते हैं, यहाँ पर देखिए जो है आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। हु सेज दैट ऑल द स्वीट सेंट ऑफ अरेबिया कैन नॉट रिमूव द स्टेन्स ऑफ द ब्लड एंड ऑल द सेवन सीज कैन नॉट वॉश ऑफ द ब्लड ऑफ डंकन फ्रॉम हैंड्स। तो मतलब जो ये लाइन है ये किसने बोली है? लेडी मैकबेथ ने, मेलकॉम ने, द विचेस ने, या फिर मैकबेथ ने? तो ये जो लाइन है वो आपका बोला है लेडी मैकबेथ ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। मैकबेथ प्ले में ये लाइंस आती हैं और साथ में बोला किसने है, तो इट हैज बीन स्पोकन बाय लेडी मैकबेथ। एक बार फिर से देख लीजिए, ज्यादातर यहां से लाइन दी जाती है कि ऑल द स्वीट सेंट ऑफ अरेबिया कैन नॉट रिमूव द स्टेन्स ऑफ द ब्लड। तो पूरा जो है एंड ऑल द सेवन सीज कैन नॉट वॉश ऑफ द ब्लड ऑफ डंकन फ्रॉम द हैंड्स। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो लेडी मैकबेथ ने बोली है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्या लिखा है। नो मैन ऑफ वुमेन बॉर्न विल बी एबल टू किल मैकबेथ, सो द विचेस प्रोफाइज, but Macduff succeeds in killing him because he was born of a goddess, a miracle, a cesarean operation या फिर a test tube। पहले तो क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है। नो मैन ऑफ वुमेन बॉर्न, मतलब जो है विमेन जो होगी, औरत के पेट से पैदा हुआ कोई भी जो है वो मैकबेथ को मारने में एबल नहीं होगा, ऐसा जो है विचेस ने जो है वो प्रिडिक्शन किया था, प्रोफेसी की थी। बट जो है होता क्या है, जो मैकडफ है वो जो है मैकबेथ को मारने में सफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो है ऑप्शन है आपकी, वो एक गॉडेस है, ए मिरेकल, ए सिजेरियन ऑपरेशन, या फिर ए टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, वो एक सिजेरियन ऑपरेशन से, जो मैकडफ है वो जो है एक सिजेरियन ऑपरेशन के थ्रू उसका जन्म होता है, इसीलिए जो है वो मारने में एबल होता है। ये एक्चुअली में जो है मैकबेथ प्ले का जो जिन्होंने पढ़ा होगा अच्छे से, उनको जो है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैकडफ इज अ कैरेक्टर इन द मैकबेथ प्ले। ओके, नाउ मूविंग फॉर अवर क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या लिखा है। लेडी मैकबेथ स्लीप वॉकिंग इज अ रिजल्ट ऑफ हर, मतलब जो लेडी मैकबेथ है वो स्लीप वॉकिंग, मतलब जो है एक तरह से वो जो है सोते हुए चलती हैं। तो ये जो है किसका रिजल्ट है? तो डीप सेंस ऑफ गिल्ट, ओवर एक्टिव ब्रेन, ड्रीम्स, या फिर प्रीटेंस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, डीप सेंस ऑफ गिल्ट। होता क्या है, जब मैकबेथ और जो है लेडी मैकबेथ जो है मिल करके जो है जो राजा होता है उसको मार देते हैं, तो जो है ये एक बहुत ही गिल्ट में चली जाती हैं, इसी वजह से जो है वो जो है स्लीप वॉकिंग करना शुरू कर देती हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। which which of these plays by Shakespeare does not use cross dressing as a device? ठीक है ना, मतलब इनमें से कौन सा प्ले है जिसमें क्रॉस ड्रेसिंग नहीं यूज की गई है? ऑप्शंस हैं एज यू लाइक इट, जूलियस सीजर, सिम्बेलिन, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जूलियस सीजर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। द इटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रॉप इज, जो ट्रॉप वर्ड है इसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग क्या है? ऑप्शन है आपके जेस्चर, टर्निंग, मिरर, या फिर डिजायर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 5 में वो जो है आपका बी है, टर्निंग। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, देखिए क्या लिखा है। इन द लेट 17th सेंचुरी ए बैटल ऑफ बुक्स इरप्टेड बिटवीन विच टू ग्रुप्स। तो यहां पर पूछा गया है लेट 17th सेंचुरी में बैटल ऑफ बुक्स इरप्टेड बिटवीन विच टू ग्रुप्स। ऑप्शंस हैं कैवेलियर एंड राउंडहेड्स, abolitionist and enthusiastic for slaves, champions of ancient and modern learning, the Welsh and the Scots। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, चैंपियंस ऑफ द एंशियंट एंड मॉडर्न। एक तरह से जो है जो बैटल ऑफ बुक्स है, ये एक जो है बुक भी लिखी है आपका जो है जोनाथन स्विफ्ट की है, ये बुक है आई थिंक। ठीक है ना, बैटल ऑफ बुक्स।
तो इसमें जो है इन्होंने जो है चैंपियन ऑफ एंशिएंट जो है और मॉडर्न लर्निंग के बीच में एक तरह से जो है लड़ाई को दिखाया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या लिखा है, शेक्सपियर्स सोनेट डू नॉट कैरी अ डेडिकेशन are dedicated to James I and England are dedicated to Mary Auden are dedicated to an unknown Mr. W.H. तो यहाँ पे आपको पता है जो शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं वो किसका डेडिकेट किए गए हैं, तो वो डेडिकेट किए गए हैं मिस्टर W.H. को। ओके, नाउ मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following poems uses टर्जा रीमा, मतलब इनमें से कौन सी पोएम में टर्जा रीमा का यूज हुआ है। ऑप्शंस हैं जॉन कीट्स ओड टू नाइटिंगेल, पीबी सेलीज ओड टू वेस्टविंड, विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर एंड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसंस यूलिसिस। तो यहाँ पे जो 8 में आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पीबी सेली की ओड टू वेस्टविंड को टर्जा रीमा में लिखा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, व्हेन वन सेज दैट समवन इज नो मोर और that someone has breathed his or her last, the speaker is resorting to euphemism, euphony, understatement या फिर euphemism। तो जो 9th में आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यूफेमिज्म। ठीक है ना, अगर कोई जो है यहाँ पे देखिए someone is no more मतलब एक तरह से वो डेथ को इंडिकेट कर रहा है, या फिर someone has breathed his last or her last, तो ये जो है यूफेमिज्म का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपेनियन पोएम्स, इनमें से जो है जो कंपेनियन पोएम्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो जिप्सी सॉन्ग्स एंड सॉन्ग एंड सॉनेट्स, एल एलिग्रो एंड एल पेंसिरेशो, द गुड मैरो एंड द सनराइजिंग, फुल फैथम 5, हार्ड हार्क द लार्क। जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है 10th में आपका बी, इनको जो है कंपेनियन पोएम्स माना जाता है, एल एलिग्रो एंड एल पेंसिरेशो। ठीक है, आप एक बार कमेंट करके बताइए कि एल एलिग्रो और एल पेंसिरेशो ये किसने लिखा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज, साइज के टर्म्स में हमें जो है असेंडिंग ऑर्डर में इनको बताना है। ऑप्शंस क्या है, एपिक, एपिग्राम, स्टैंजा एंड सोनेट। तो जो 11 में आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी। ठीक है, मतलब देखिए सबसे पहले आपका क्या आएगा, एपिग्राम आएगा, ठीक है, फिर स्टैंजा आएगा। स्टैंजा में यूजुअली एक स्टैंजा में कितनी लाइंस होती हैं, 4, और फिर सोनेट, सोनेट में कितनी होती हैं, 14 लाइंस, और सबसे लास्ट में आपका जो है यहाँ पर क्या आएगा, एपिक, क्योंकि एपिक जो है एक बहुत ही लॉन्ग पोएम होती है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या लिखा है, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई है। हाइपरबोल इज, हाइपरबोल क्या है, इज एन एक्स्ट्रावेगेंट एग्जेजरेशन, ए रेसिस्ट सेल, ए मीट्रिकल स्किल, ए फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिया है, 1 इज करेक्ट, 1 एंड 4 करेक्ट, 1 एंड 3 करेक्ट एंड 3 इज करेक्ट। तो ध्यान से देखिए, आपको जो भी बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं इस तरह के क्वेश्चन उनके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जरूर से जरूर, जो भी पीजीटी या फिर आप टीजीटी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए जैसे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और फिर उसमें से फर्दर ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो 12th में जो है आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, 1 एंड 4, क्योंकि जो हाइपरबोल क्या है, हाइपरबोल एक फिगर ऑफ स्पीच भी है और साथ साथ में एन एक्स्ट्रा वेगेंट एक्सेजरेशन का मतलब भी क्या होता है, हाइपरबोल होता है। तो इट मींस दैट 1 and 4 बोथ आर करेक्ट। Now moving for question number 13, the poetry of Wordsworth and Coleridge was notably influenced by the Napoleonic War, the Glorious Revolution, the French Revolution, Poor Laws। तो आपको पता है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, विलियम वर्ड्सवर्थ इससे बहुत प्रभावित थे। 1789 में आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ही इज नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ध्यान से देखिए, ही इज नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, इसमें जो है आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। तो चेसमस, हाइपरबोल, लिटिलिज या फिर जो है सिमिली। तो 14 में जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो है हाइपरबोल में किसी चीज को एग्जेजरेट करके दिखाया जाता है, और जो टीस होता है इसमें जो है किसी स्टेटमेंट को जो है नीचे करके दिखाया जाता है, उसको कम करके। जैसे इसमें देखिए, ही इज नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, मतलब यहाँ पे अगर आप देखिए टर्म पॉजिटिव है बट नॉट लगा के उसकी वैल्यू को कम करने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, प्रोसोडी मीन स्टडीज। जो प्रोसोडी है उसका मीनिंग क्या होता है। ऑप्शंस हैं आपके, लाइन एंडिंग, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, पैटर्न ऑफ प्रोज या फिर मीट्रिसेस। एंड द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर डी, मीट्रिसेस। मैट्रिक्स, सॉरी, ये ध्यान से देख लीजिए, ये क्या लिखा है,
मैट्रिक्स। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है। फॉर्मल क्रिटिसिज्म रिलेट्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ ए लिटरेरी डिवाइस, मिथ, कंटेंट या फिर फॉर्म। तो जो फॉर्मल क्रिटिसिज्म है वो किस पर बेस्ड होता है, तो ये बेस्ड होता है लिटरेरी डिवाइसेस पर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है। ए फुट इन अ पैरोडी इज द बेसिक यूनिट ऑफ। जो फुट होता है प्रोसोडी में वो क्या होता है, प्रोसोडी, ठीक है ना। रेटोरिक और प्रोसोडी के बारे में आप जरूर पढ़िए। यहां पर आपका लिखा है राइम, लेंथ, रिदमिक मेजरमेंट या फिर हाइट। जो करेक्ट ऑप्शन है वो रिदमिक मेजरमेंट होता है। जो फुट है वो एक रिदमिक मेजरमेंट का तरीका है। आगे क्वेश्चन नंबर जो 18 लिखा है, आइयम्बस इज अ मेट्रिकल फूड कंसिस्टिंग ऑफ 2 syllables, 3 syllables, 4 syllables, 1 syllable। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 18 में वो है ए, यानी कि 2 syllables। जो आइयम्बस होता है उसमें कितने syllables होते हैं, तो 2 syllables होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कई बार कहूंगा हमारे जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं इसको जरूर ध्यान रखिए। एन आइडियल इज यूजुअली अ पोएम अबाउट। जो आइडियल है वो एक पोएम होती है, बट ये किसके बारे में पोएम होती है। पिक्चरेस्क्यू सिटी लाइफ, पैनोरामिक व्यू ऑफ नेचर, पिक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पिक्चरेस्क्यू कंट्री लाइफ। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 19 में वो है आपका डी, पिक्चरेस्क्यू कंट्री लाइफ का जो है डिपिक्शन होता है आइडियल में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरन सॉनेट्स। जो शेक्सपियरन सॉनेट्स होते हैं उनकी राइम स्कीम क्या होती है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ और जी। इसमें देखो जो है, अगर आप देखो तो 4 जो है क्या आए हुए हैं, क्वाट्रेन, और एक जो है कपलेट आता है। ये जो है शेक्सपियरन सोनेट की जो है राइम स्कीम होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, पोप्स एसे ऑन क्रिटिसिज्म sums up the art of poetry as taught first by Aristotle, Horace, Longinus, प्लेटो, या फिर जो है जो आपके अदर ऑफ दो ऑप्शन है। तो 21 में आपका करेक्ट ऑप्शन है अरिस्टोटल। जो आपका एसे ऑन क्रिटिसिज्म है ये जो है सम्स अप द आर्ट ऑफ पोएट्री एज टॉट फर्स्ट बाय अरिस्टोटल। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, ए पार्टिकल इज। पार्टिकल क्या है, ए पैचवर्क ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस, पैसेजेस, ए सैटारिकल पोएम, ए लव सॉन्ग, ए कलेक्शन ऑफ लाइंस फ्रॉम डिफरेंट पोएम्स। जो 22 में करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए पैचवर्क ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस एंड पैसेजेस। इसको हम बोलते हैं पार्टिकल। ध्यान रखिए नए क्वेश्चंस हैं, आपको जो है डेफिनेटली हेल्प करेंगे एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा है, केयरलेस सी इज विद आर्टफुल केयर अफेक्शनेटिंग टू सीम अनअफेक्टेड इन एज एग्जाम्पल ऑफ। मतलब इसमें आपको जो है फिगर ऑफ स्पीच बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन है यहाँ पे आपके आयरनी, पैराडॉक्स, सिमिली या फिर मेटाफर। तो जो 23 में आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी। ये जो है ये लाइंस पैराडॉक्स का एग्जांपल है। केयरलेस सी इज विद आर्टफुल केयर अफेक्शनेटिंग टू सीम अनअफेक्टेड। आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या लिखा है, ए मेट्रिकल फूड कंटेनिंग ए स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। मतलब पहले स्ट्रेस्ड सिलेबल आया है उसके बाद अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आया है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, एनापेस्ट, आयम्ब, ट्रॉकी या फिर डक्टाइल। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है 24 में दैट इज ट्रॉकी। स्ट्रेस्ड के बाद अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आ रहा है, इसका मतलब वो ट्रॉकी का एग्जांपल है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, अब देखिए यहाँ पर जो है ये इससे पहले आपसे जो है शेक्सपियरन सोनेट का जो है राइम स्कीम पूछी गई थी। अब यहाँ पर स्पेंसरियन सोनेट की राइम स्कीम पूछी गई है। तो जो 25 में आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। देखो यहाँ पे ए बी, बी सी, सी डी और ई। यानी ए बी जिससे एंड होता है यहाँ पे बी से, उसी से जो है यहाँ पर आगे स्टार्ट हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, यूजिंग द एक्सप्रेशन क्राउन फॉर द मोनार्की। जो क्राउन वर्ड है वो मोनार्की के लिए यूज करना इज एन एग्जांपल ऑफ। वो किसका एग्जांपल है, मेटोनमी, साइनेक्डोक, आयरनी या फिर मेटाफर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये जो है साइनेक्डोक का एग्जांपल है। आगे ये क्वेश्चन कई सारे मेरे वीडियोस में आ चुका है, फिर से ये रिपीट हो रहा है, आप इसको जरूर याद रखिए। क्या लिखा है, डॉक्टर जॉनसन से डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो डॉक्टर जॉनसन की डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है वो कब पब्लिश हुई। तो ऑप्शंस हैं आपके 1555, 1576, सॉरी 1556, 1557, 1558। करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका है ए, 1555 में जो है ये इंग्लिश डिक्शनरी पब्लिश हुई थी, रिटन बाय डॉक्टर जॉनसन।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या लिखा है। ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू टर्म्स अपोजिट इन मीनिंग आर प्लेस्ड साइड बाय साइड इन वन फ्रेज इज नोन एज। मतलब देखो यहाँ पे टू टर्म्स अपोजिट इन मीनिंग, ठीक है ना, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है। ऑप्शन है आपके पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरॉन, सरकाजम, एंटीथेसिस। 28 में जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, ठीक है ना, ऑक्सीमोरॉन। अब मतलब जो है देखो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, दो अपोजिट वर्ड्स जो है, जो दो अपोजिट वर्ड्स होंगे, ठीक है ना, वो एकदम अगल बगल में रखे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल होता है लव इज बिटर स्वीट, एक ये जो है एग्जांपल, लव इज बिटर स्वीट। अब देखिए यहां पर बिटर वर्ड भी आया है और स्वीट भी आया है। बिटर का मतलब कड़वा और स्वीट का मतलब मीठा। तो यहाँ पे दो एकदम अपोजिट वर्ड्स एक साथ बिल्कुल साइड बाय साइड रखे गए हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो है इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो ये है ऑक्सीमोरॉन, ठीक है ना। वन, अब ये जो है आप इसके और बाकी एग्जांपल भी आप देखिएगा, बहुत सारे एग्जांपल्स में ऑक्सीमोरॉन के बनते हैं। मैंने आपको समझा दिया, जैसे लव इज बिटर स्वीट, तो बिटर एंड स्वीट बोथ आर साइड बाय साइड और दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 29 है। एक सेकंड, हाँ देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो क्या लिखा है। ए स्टैंजा 8 iambic pentameters on the pattern ABAB ABAB and CC is known as rhyme royal, Ottawa rhyme, Tennysonian स्टैंजा, स्पेंसरियन स्टैंजा। जो 29 में करेक्ट ऑप्शन है उसे ओटावा राइमा बोलते हैं। टोटल यहाँ पर अगर आप देखो 2 2 4 2 6 2 8 8 अगर लाइन है तो ये ओटावा राइमा का एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 30। क्या लिखा है। इन द अजर्शन 4 out of 5 people suffer from dread pyorrhea, the writer wants to arouse the feeling of sympathy, fear, hatred या फिर ill wish। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, 4 out of 5 people suffer from the dread पीरिया। तो मतलब जो है एक तरह से आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे 5 में से 4 लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, किसी चीज से, किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं। तो इसमें एक तरह से राइटर जो है क्या कर रहा है, वो फियर अराउज करना चाहता है, फीलिंग ऑफ फियर को इंडिकेट कर रहा है। ये आपके आज के इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस हो गए। जो भी हमारे बीपीएससी 3.0 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो देन दीज एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। कोशिश करिए कि आप इन वीडियो को जो है दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी जो है बेनिफिट पा सकें। और अगर आपको ग्रामर की क्लासेस अगर ऑनलाइन चाहिए तो प्लीज कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको रिक्वायर्ड है। तो इसमें वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि अभी इन कमिंग फ्यू डेज जो है आपको ग्रामर की भी क्लासेस मिलेंगी। और फिर भी जो है आप अपनी तरफ से बताइए ग्रामर में अगर आपको कौन सा टॉपिक पे जो है आपको वीडियोस चाहिए। तो अभी आपके पास टाइम कम है, कोशिश करिए कि जो भी समय है उसको प्रॉपर तरह से आप यूज करें। बहुत ही कम टाइम है, 7 से 17 मार्च के बीच, जो 10 से 17 मार्च के बीच में आपके एग्जाम्स होने हैं, तो आप उसकी प्रिपरेशन करिए। साथ में कोई बुक्स भी आप जो है बुक्स को जरूर रिलाई करिए, मतलब आप बुक्स जरूर पढ़ते रहिए, केवल सिर्फ वीडियोस पर ही कंप्लीटली डिपेंडेंट ना होइए। जो वीडियोस आप देखिए बट जो है उसके साथ में जो है सप्लीमेंट्री बुक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी जो है आपकी नॉलेज जो है वो इनहेंस हो पाएगी। तो अभी मैं जो है ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। अब जो है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।